नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विपक्षी एकता की। 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद जारी है। कभी एनसीपी चीफ शरद पवार, कभी तेलंगाना के सीएम और बीआरएस प्रमुख केसीआर, तो कभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन इसके लिए मशक्कत करते हुए नजर आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी राह पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक ही दिन में सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद सियासी खलबली मचा दी है। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए बिहार के नीतीश कुमार कोलकाता पहुंचे। दक्षिणी कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर उनकी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक स्वर में भाजपा के खिलाफ 2024 में लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की बात कही। ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोगों का मिशन क्लियर है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि देश में विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा। ममता बनर्जी से बातचीत के सवाल पर सीएम नीतीश ने कहा कि बहुत पॉजिटिव बात हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने नीतीश जी से यही अनुरोध किया है कि जयप्रकाश जी का आंदोलन बिहार से हुआ था, तो हम भी बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग करें। हमें एक संदेश देना है कि हम सभी एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर विजन और मिशन साफ है तो हम साथ में लड़ेंगे। यह तय है, किस आधार पर होगा यह समय पर तय होगा। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। यह कहना है टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का। बीजेपी बहुत बड़ी हीरो बन गई है, अब उसको जीरो बनाना है। हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे, हमारा कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, फेक वीडियो बनाते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। ऐसा नहीं चल सकता। इसीलिए नीतीश जी सब लोगों से बात करेंगे, मैं भी बात कर रही हूं। हम लोग एक साथ मिलकर चलेंगे, इसमें कोई पर्सनल ईगो की बात ही नहीं है। हम लोग एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, यही मैसेज है। हम लोगों का मिशन क्लियर है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा जो सत्ता में है वे सिर्फ अपनी चर्चा करते हैं और कुछ नहीं। यह आजादी की लड़ाई है, हमें अलर्ट रहना है। ये लोग इतिहास बदल रहे हैं। अब पता नहीं ये यानी बीजेपी इतिहास बदल देंगे या क्या कर देंगे। सभी को सतर्क होना है, इसलिए हम सभी के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे बीच बहुत अच्छी बात हुई है। आवश्यकता के मुताबिक हम भविष्य में अन्य पार्टियों को साथ मिलाकर बातचीत करेंगे। इसे सीधे तौर पर नीतीश की बीजेपी विरोधी मोर्चाबंदी के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीतीश पहली बार विपक्षी एकता के लिए प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले करीब 10 दिन पहले ही उन्होंने इसे लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया था। बिहार के सीएम अकेले नहीं हैं जो विपक्ष को धार देने की कोशिशों में जुटे हैं। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उन दलों को एक मंच पर लेकर आ गए थे जिन्हें अब तक कांग्रेस साथ लाने में सफल नहीं हो पा रही थी। स्टालिन उन राजनीतिक पार्टियों को न सिर्फ अपने मंच पर साथ लाए बल्कि उन्होंने मंच से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई छेड़ने का ऐलान भी किया था। हालांकि स्टालिन की इस एकजुटता में भी कुछ दलों ने शिरकत नहीं की थी। उनके सामाजिक सम्मेलन में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन दोनों ही दलों ने शिरकत नहीं की। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस दोनों ही दलों ने अब तक खुद को विपक्षी एकता से बाहर रखा हुआ है। ज्यादातर विपक्षी दल तर्क देते हैं कि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस खुद को सत्तारूढ़ एनडीए के करीब रखना पसंद करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के विरोध से बचते हैं। यानी जाहिर है देश में अभी गैर बीजेपी दलों का एक साथ आना इतना आसान भी नहीं है। और सारे दल अगर एक साथ नहीं आए तो क्या हम ये मान लें कि विपक्षी एकता कमजोर है? और क्या ये माना जाए कि सारे दल जो है एक साथ आ ही जाएंगे? कौन सा दल किस विचारधारा को समर्थन देता है, किस विचारधारा के तहत काम करना पसंद करता है, ये उनकी अपनी मर्जी है। उसका बाद में तैयार करे, बाद में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है।
ये लोग थोड़ा विक्षिप्त लोग हैं। ये लोग क्या बोलते हैं इसका कोई मतलब निकलता नहीं है। अपनी सीट बचा पाएंगे, अपनी सीट ये बचा पाएंगे। और ये तो अंग्रेजों के दलाल यही लोग हैं। अंग्रेजों को दलाल को भारत से भगाना है और वही अंग्रेज की दलाल के खानदान लोग हैं। इनको भगाना देश की जनता ने तय कर लिया है कि इनको भगाना है और देश में माने शासन लाना है। लोकतंत्र जो है उसको और बहाल करना है। तो यहां पर विपक्षी एकता को लेकर अब देखा जा रहा है कि जो विपक्षी एकता नजर आ रही है या जिस तरह के प्रयास नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं वो कितनी सफल होगी। क्योंकि कांग्रेस के साथ पहले इलू इलू करने की बात आई, तब ये कहा गया सलमान खुर्शीद की तरफ से कि भैया पहले आई लव यू कौन बोले, और यहां पर नीतीश कुमार ने इस बात के संकेत दे दिए और जाकर बातचीत करी तेजस्वी के साथ। अब दूसरी तरफ वो ममता बनर्जी के पास गए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अहम का जो टकराव है कि कौन किस पर कितना भारी, चेहरा कौन सा होगा पीएम को लेकर, ये तमाम तरह की जो अटकलें लगती रही चेहरों को लेकर, आपसी जो मनमुटाव था, क्या वो मनमुटाव विपक्षी एकता को कमजोर करेगा? वैसा भी कुछ नहीं है, अब ऐसा कहा जा रहा है। तो अब विपक्षी एकता कितनी मजबूत है, क्योंकि टकराव जिस चेहरे से है, कहा जा रहा है कि वो देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय है और जनाधार उसके साथ है, देश उसकी बात सुनता है। लेकिन विपक्षी खेमे में अभी सबसे बड़ी बात जो है वो एकता की आ रही है, अहंकार की आ रही है, स्वार्थ की आ रही है, एकजुटता की आ रही है। इन सारी चीजों से कैसे निपटेंगे विपक्षी दल, ये देखना होगा। खास मेहमानों का एक पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम आपको उनसे रूबरू करा देना चाहते हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंचल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। जेडीयू की तरफ से के त्रिपाठी, प्रोफेसर के त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित मेहरोत्रा, प्रवक्ता टीएमसी, हमारे साथ जुड़े हैं। और रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और विपक्षी एकता को लेकर तो ताना बाना बुना ही जा रहा है। टीएमसी से हम शुरुआत करना चाहेंगे। सुमित मेहरोत्रा जी, अब चूंकि बात है अहंकार की, स्वार्थ की, एकजुटता की, ये तमाम अटकलें, तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन ये सारी चीजें जब हम देखेंगे तो इससे ये ताना बाना कितना मजबूत नजर आएगा, ये हमें देखना होगा। सुमित मेहरोत्रा जी कुछ देर में जुड़ेंगे, अभी हमारे साथ नहीं जुड़े, लेकिन हम रत्नाकर जी आपसे शुरू करना चाहते हैं। फिर ये ताना बाना कितना मजबूत माना जाए? कहा तो जा रहा है कि साहब चलो एक बड़े चेहरे से हमारी लड़ाई है, और उस चेहरे को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि हम देश का एक मॉडल बनाने में भी जुटे हुए हैं। तो विपक्षी एकता का मॉडल जब खुद का तय नहीं है तो देश का मॉडल कैसे बना पाएंगे आप लोग? याद दिलाना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था 2019 में, तो सब ये सोच रहे थे कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ पे बीजेपी का शासन। लेकिन परिस्थितियां कुछ इस कदर बदली और इस तरह से नतीजे आए कि जो है महाविकास आघाड़ी गठबंधन का जो है एक गठबंधन बनाया गया और 3 पार्टियों का दल बना करके और बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र में सरकार चलाने की कोशिश की गई और चलाया भी गया। 2.5 साल तक बहुत बढ़िया सरकार हमने चलाया और दिखाया कि किस तरह से अलग विचारधारा होने के बावजूद भी हम सरकार को कितनी अच्छी तरीके से और जनता के हित में चलाने की कोशिश किए। और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने सरकार 2.5 साल पूरी तरह से चलाया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मंशा कहीं न कहीं लोभ और लालच को बढ़ावा दे करके और ऑपरेशन लोटस चला के यहाँ की सरकार गिरा। कहीं न कहीं मैं इसको उदाहरण को इसलिए देना चाह रहा था क्योंकि आप समझिए कि 2024 की लोकसभा का जब चुनाव होगा, उस चुनाव में भी परिस्थितियां कुछ इसी तरह बनेगी। आज सारे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत प्रबल उम्मीद है कि वह सत्ता शासन में आए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने आम जनता को ठगा है,
और आम जनता आज जिस तरह से ठगा हुआ महसूस कर रही है, निश्चित आप देखिएगा जब चुनाव रत्नाकर जी, होगा ये तो नतीजे सिक्के का एक पहलू बिल्कुल है ना। अप्रत्याशित आएंगे। रत्नाकर जी, ये तो सिक्के का एक पहलू है, आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन वही जब आप उस गठबंधन की बात करते हैं तो दूसरे लोग जो आपको छोड़कर या आपके गठबंधन को छोड़कर चले गए, वो ये कह रहे थे कि ये तो मजबूरी का गठबंधन था, उसमें दम घुट रहा था, वो दूसरी तरफ चले गए। नहीं, जो लोग गए उनको वो किस लिए गए ये सब जानता है, पूरा देश जानता है कि किस लिए गए और क्या लालच दिया गया, क्या नोटिसेस भेजे गए उनको, तो ये सारी चीजें लोग जानते हैं। मेरे कहने का मतलब आज है, देखिए आप साफ तौर से आपको मैसेज मिला होगा, ये जो मीटिंग चल रही है और नीतीश कुमार जी जो कोऑर्डिनेटर की भूमिका में निभा रहे हैं और सारे विपक्षी दल को एक साथ एकजुट एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज बहुत साफ और क्लियर है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, क्योंकि यह प्रचारवादी जो पार्टी है, यह प्रचार के माध्यम से लोगों को सिर्फ लोक लुभावन सपने दिखाती है और यथार्थ में जो ये दावा करती है वो यथार्थ में कुछ भी वैसा धरातल पे हुआ नहीं रहता है और जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है और इनकी गलत नीतियों का खामियाजा भी जनता आज तक भुगतती चली आ रही है। तो अब समय आ गया है 2024 का, सारे विपक्षी दल एक साथ एकजुट होकर इनको सत्ता से बेदखल करने की पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इस दौरान अखिलेश यादव से भी मुलाकात की बात कही जा रही है। चंचल यादव, आपसे समझना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में जब आप राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव मिलकर कमाल नहीं कर पाए, नीतीश को साथ लाकर कैसे कमाल कर पाएंगे? आगे की दूरी तय होनी, विपक्षी एकता की बात करनी, अपनी मजबूती की बात करनी, कैसे मजबूत होंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज विपक्षी एकता से घबराहट की है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, आप मुझे बताइए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के समय में जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं, सबसे पहले जो उनका जो हक है उसको देख के देश बड़ा है, देश से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। आज सवाल ये है कि जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो जनता के बीच में जो वादे करके आए थे, लेकिन आज एक परसेप्शन क्रिएट किया था कि जनता बहुत खुश है, आम जनता बहुत खुश है। लेकिन आप मुझे बताइए, जो परसेप्शन आप क्रिएट कर रहे थे, क्या जो वादे करके आप आए थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, आपने कहा 100 दिन के अंदर कालाधन लेके आएंगे, आपने कहा कर देंगे, आपने कहा बनाएंगे, आपने कहा स्मार्ट शहर बनाएंगे, क्या उन बातों की कोई प्रवक्ता चर्चा करता है? आज क्या इन सब बातों को लेकर कोई चर्चा होती है या भारतीय जनता पार्टी को नेता या प्रवक्ता इसको बात करता नहीं, है? लेकिन आप उनके ऊपर आरोप लगाकर ये भी तो साबित नहीं कर सकते कि आपने बहुत मजबूती दी हो, आपने जनता पे बहुत भरोसा जमा लिया हो, या आपने जो वादे किए वो सारे पूरे ही कर दिए हो। जनता का भरोसा तो आप पर से भी टूटा ना। नहीं, हम लोगों ने जो वादे किए थे उसको प्रयास किया गया पूरा करने के लिए और बहुत सारे वादे पूरे किए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो एक नैरेटिव सेट कर रही है कि आज जो भी वादे वो करके आए थे जनता के बीच में, क्या वो वादे पूरे हुए एक भी? क्या उनके बारे में चर्चा भी करते हैं? सवाल ये है, आज समय जिस महंगाई की बात होती थी, जिस महंगाई के बारे में जो 400 का गैस सिलेंडर 1200 रुपए मिल रहा है, जो आज की डीजल पेट्रोल की कीमत आप देखिए, जो किसानों की लागत दोगुनी हो गई है। आज समय आप आय दोगुनी करने की बात कहा करते थे, आज उनकी लागत दोगुनी हो गई है। तो एक दो चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर जो है आम जनता जो है उसको लेकर के सवाल खड़ा कर रही है। ठीक है, के त्रिपाठी जी, बड़ा जद्दोजहद कर रहे हैं नीतीश जी, लगता है कि ये सब चीजें रंग लाएंगे? देखिए, देश में विपक्षी एकता का प्रयास बहुत पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने कर दिया है और ये प्रयास जो है अब धीरे धीरे पूरे देश पर रंग लाने जा रहा है। सारे विपक्ष के लोग एक जगह इकट्ठा होकर के आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें कहीं कहीं हम उनको बड़ी शिकस्त है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है वो हर अंतरों से फेल है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों के लाभ का मुद्दा हो, चाहे वो आपके विकास का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों पे जो है आज भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है। इसलिए जो किसानों का, जो मजदूरों का, जो नौकरियों का सवाल है, वो सवाल का जो उत्तर है वो विपक्ष ही देगा और इसको धीरे धीरे कहीं कहीं हम लोग सरकार को बाहर किनारे करने का काम करेंगे। अश्विनी शाही जी, चूंकि चेहरों की बात नहीं हो रही, अब उन्होंने कही ठीक है हमारा कोई अहंकार नहीं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन बीजेपी को हीरो से जीरो करना ये ममता बनर्जी साफ कह रही हैं और जो मशाल लेके नीतीश कुमार निकले हैं वो अब शायद रंगलाती हुई नजर आ रही है। रविंद्र जी देखिए, मसाल तो लेकर चले हैं
जी। लेकिन मसाल के पीछे और आगे की चीज भी सोचनी होगी। हम्म। क्या नीतीश जी प्री पोल अलायंस की बात कर रहे हैं, क्या नीतीश जी पोस्ट पोल अलायंस की बात कर रहे हैं? हम्म। नीतीश जी ने अभी ममता बनर्जी जी एक चुनाव हारी थी सागरदीघी में, उपचुनाव था जी। उन्होंने एक बयान दिया था कि हम बंगाल में अकेले लड़ेंगे। जी। ये सब लोग जो है जितने विपक्षी दल थे भाजपा को मौन समर्थन दिया था तो कांग्रेस जीत गई। ठीक। इसलिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा खड़ा होता रहेगा। आज अभी उत्तर प्रदेश में आज आए हैं नीतीश जी। कुछ दिन पहले अमेठी और रायबरेली सीट जो अखिलेश जी छोड़ दिया करते थे उस पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े करने की बात कर दी है। जगन मोहन वो तेलंगाना वाले जो है चंद्रशेखर राव जी वो अपना अलग एक कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं। शरद पवार जी का जो बयान आया है कि भाई ये कुछ सब मामला ठीक नहीं है लेकिन मेरा मन भी है तो क्या, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया महाविकास आघाड़ी पर। तो महाराष्ट्र में भी सवाल, ममता दीदी भी कितना वोट सीट देती हैं, उत्तर प्रदेश की वो स्थिति, ये मुझे जो लग रहा है कि एक ये प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं, सबको एक करने की बात नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी यूपीए का संयोजक बनने के लिए ये सब है कि भाई चलिए सोनिया जी थोड़ा सा बीमार रहती हैं, हम यूपीए का संयोजक बन जाएं, ये भी हो सकता है। उनकी महत्वाकांक्षाएं जागृत हो रही हैं और उस जागृत महत्वाकांक्षा में ये दिखाई दे रहा है कि सबके नगरी नगरी द्वारे द्वारे जा रहे हैं और जाते ही पीछे से लोग, अभी आप देखिए वहां पर तमिलनाडु में क्या हुआ था, गए लौटे वहां कर्नाटक में और वहां पर एक उम्मीदवार जीत गया जेडीएस के साथ। तो ये चीजें होती रहती हैं कि उनके पीछे होते ही क्या बात होती है, सामने क्या दिख रहा है। ये आने वाले दिनों में सीपीआईएम अपना मुखपत्र निकालती है, उसमें कहा कि ये निरर्थक है विपक्षी एकता, उसमें लिखा गया है। तो ये कहने वाली बात नहीं है कि सभी दल के लोग एक होना नहीं चाहते क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। और सबसे बड़ी जो पार्टी कांग्रेस है, इनको कहां पर खड़ा कर रहे हैं ये लोग, ये भी सोचने वाली बात है कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी कहां पे खड़ी है, उसके नेतृत्व में ये लोग हैं या अपने नेतृत्व में उनको ले आना चाहते हैं। बिहार में कितनी सीटें उनको देंगे, ममता जी कितनी सीटें जो है जेडीयू को और आरजेडी को और कांग्रेस को वो अपने बंगाल में देंगी, बहुत सा अभी सवाल बाकी है। गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है। रविंद्र जी। सुमित मेहरोत्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, सवाल तो सुनी लिया होगा कि जब आप एक सीट हारे तो उसमें इतना गर्मा गर्मी हो गई कि अलग चुनाव लड़ने की बात कही गई, और अब आप कैसे साथ लेंगे, कैसे सीटों का बंटवारा होगा, अहंकार पीछे रखकर काम होगा या फिर यूं ही मतभेद बने रहेंगे? आज हाँ, इतना ज्यादा परेशान नहीं देख रही है, हो रहा है नहीं बना पाएंगे। वहां पे लोग भागते पर भारतीय जनता पार्टी ममता जी क्या करेगी, इतनी सीटें लेंगी, सीटें इन्हें मिलेंगे। अरे खैर देखिए ना, सीटों पर लड़ेगा, आप सब परेशान होने की जरूरत नहीं। आज मेन मुद्दा नहीं, आपकी जो नाराजगी थी वो भारतीय जनता पार्टी से तो उपचुनाव में नहीं थी, कांग्रेस एक सीट ले गई, उस पर आपकी नाराजगी और इतने तेवर दिखाई दिए कि आपने तो अलग चुनाव लड़ने की बात कह ली। भाई कहाँ कोई लड़ रहा है, माननीय नीतीश कुमार की पहल कर रहे हैं, सबको एकजुट होने की करिए, हमारे की कोई वही नहीं है। मसौदा तैयार होगा लेकर के आगे जा बातों को आगे रख। आपकी आवाज कुछ कट कर रही है, हमें लग रहा है कि हमारे श्रोताओं तक, हमारे दर्शकों तक भी नहीं पहुंच पा रही, और जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी जो प्रवक्ता हैं, उन तक भी शायद नहीं पहुंच पा रही, तो शायद वो आपके बात को समझ भी नहीं पाएंगे और उस बात को रख भी नहीं पाएंगे। लेकिन चूंकि एकता की जब बात चलती है तो एकता के इशारे पर अगर आपके अपने सहयोगी जो आपसे अलग हो गए हैं वो कुछ इस तरह की बातें करने लगे जो आपको चुभने लगेंगी, सीधे मैं आना चाहूंगा जेडीयू के पास। के त्रिपाठी जी, आरसीपी सिंह विपक्षी नहीं पक्षी एकता है, कभी हवा में कभी जमीन पर। जेपी पर लाठियां किस सरकार ने चलवाई थी, आप उसके साथ खड़े हो गए जाके, उसी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा। देखिए रवि जी, ये जो पुरानी बातें हैं, इन बातों पे चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि विपक्षी एकता का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, वो आगे बढ़ चुका है।
नीतीश जी को एक जिम्मेदारी दी गई है पूरे देश में कांग्रेस के साथ मिल करके, कांग्रेस को मेन सेंटर में रख करके एक विपक्षी एकता की लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ी जाए। और ये लोकतंत्र पे जो लोकतंत्र के सामने से एक बड़ा खतरा है मंडरा रहा है, उस खतरे को कैसे जनता को उबारने का काम माननीय नीतीश कुमार आपके देखिए ममता बनर्जी से मिल चुके हैं, अखिलेश से मिल चुके हैं। ये सारे जो विपक्ष के लोग हैं अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो भाजपा के जो 38% वोट है उसको पीछे कर ये 60% का वोट अगर एक जगह पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर एक प्रयोग हुआ बिहार पे। कांग्रेस भी है, सीपीएम है, सीपीआई है, आरजेडी है, तमाम लोगों को लेकर नीतीश कुमार ने बिहार बहुत ही अच्छे ढंग से विकास के रास्ते चले गए और उन्होंने लगभग 17 वर्षों से बिहार में काम किया और मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए वहाँ जो उन्होंने विकास का जो दिखाया है रास्ता तो पूरे पूर्व को पता। और उसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार लगभग 15 वर्षों तक केंद्र में मंत्रिमंडल में रहे हैं और आज तक उनके खुदे पे कोई धब्बा नहीं, ना तो उनके पास कोई फैक्ट्री है, न उनके पास कोई दुकान है, न उनके पास नहीं। तो अच्छे लीडर होने का पैमाना ये थोड़ी ना होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और आप कह दें। अच्छे लीडर का पैमाना तो ये होता है कि जनता आपसे कितना सरोकार रखती है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है तो उसके बाद आपने आप किस विचारधारा के साथ जाना चाहते थे, किस विचारधारा के साथ पहुंच गए, ये भी देखा गया। के त्रिपाठी जी, एक बात हमें और समझनी होगी कि ये टीएमसी और एसपी का जो है कांग्रेस से किनारा है। ये अक्सर देखा गया है कि थोड़ा सा अपने आप को अलग रखते हैं। तो क्या नीतीश के लिए विपक्षी एकता का दावा जो है इतना दमदार नजर आता भी है? ऊपर ही ऊपर बातें तो बहुत होती हैं लेकिन अंदर खाने कुछ और चलता है। रवीश जी, अभी तो एक शुरुआत है ना, आपसे पहले ही कहा था कि भारतीय राजनीति बड़े परिवर्तन 1974 का उस समय मैं स्टूडेंट काल में था। उस समय एक छोटा सा परिवर्तन, एक छोटी सी चिंगारी गुजरात से निकली थी और इंदिरा गांधी की सत्ता को जो कहा जाता था इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया, उसकी सत्ता को परिवर्तन। तो एक चिंगारी जो बिहार से निकली हुई है, बिहार से लोकतंत्र का एक अध्यक्ष लेकर के फहराने के लिए माननीय नीतीश कुमार निकल चुके हैं। वहाँ एक प्रयोग हो चुका है बिहार में और ममता जी का जो जनाधार है वो बंगाल में है। ठीक है। और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी का अखिलेश है। तो इन पार्टियों के अगर एक दो साथ मिल जाएंगे और उसके साथ साथ कांग्रेस में सेंट्रल पॉइंट पे आ जाती है तो जो 60% दिखता हुआ है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 38% वोट लेकर के माननीय चंचल जी आ रहे हैं आपके पास, अभी के प्रधानमंत्री बने हैं, तो कहीं कहीं वो दूर रहेंगे, वो उसको उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर ममता ने चाह लिया और बिहार ने चाह लिया और उत्तर प्रदेश ने चाह लिया तो इनकी गाड़ी को ये 3 स्टेट ही रोकने में सक्षम है। ठीक है, ये तो भविष्य की बात है, देखेंगे। ठीक है, रत्नाकर जी। छत्तीसगढ़ भी अच्छा होगा, राजस्थान भी अच्छा होगा, झारखंड भी अच्छा होगा। जो हिंदी बेल्ट है नहीं, अभी तो ये पूरा ये अभी तक तो ये चीजें सब काल्पनिक है ना। जब धरातल पर वो चीज उतर जाएंगे उसके बाद ही तो समझ में आएगा। क्योंकि आप जिस सदी की बात कर रहे हैं उस सदी का वोटर नहीं है ना, आप उस सदी का वोटर नहीं है, उस सदी की सोच नहीं है। रत्नाकर जी, ठीक है जी जी। रविंद्र जी, देखिए हमारे मित्र ने विपक्षी एकता के बारे में कुछ बात कही। इन्होंने कहा कि निरर्थक है विपक्षी एकता और इनके पार्टी के लोग भी यही मानते हैं। यहाँ तक कि इनके प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही मानते हैं कि निरर्थक है विपक्षी एकता। लेकिन मेरा कहना यह है कि इतना आखिर में डर क्यों है विपक्षी एकता से? क्यों इतना बौखला गए हैं? प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं चुनावी प्रचार में तो कहते हैं कि 19 दलों की जो विपक्षी एकता है वो करप्ट भ्रष्ट लोगों की एकता है और भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये लोग एकजुट हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार से बचने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सारे लोगों ने एक सुर में जेपीसी की मांग की। क्योंकि आपने मित्र धर्म निभाया, राष्ट्र धर्म नहीं निभाया। अडानी के मामले में आज भी आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और यही विपक्षी दल कहते हैं कि भ्रष्ट है। जब शिवसेना, अकाली दल,
जेडीयू जैसी पार्टियां इनके साथ रहती हैं तो साफ पाक रहती हैं, और जब इनके खिलाफ में आ जाती हैं तो सारी पार्टियां भ्रष्ट हो जाती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी जनता को दिखाना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन देखिए, रत्नाकर आज जी की ये बातें परिस्थिति तो ऐसा है, तब रविंद्र जी। ये बातें तो तब समझ में आएंगी जब जनता की ये बातें समझ में आ जाएंगी जो आप लेकर चल रहे हैं। क्योंकि अगर ये बात बैठ गई ना, अगर ये बात बैठ गई ना जनता के दिमाग में कि ये जितने भी विपक्षी एकता है वो ईडी सीबीआई जांच को लेकर इकट्ठा हो रही है, तो आपके लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। नहीं, विपक्षी बिल्कुल ये प्रोजेक्ट वैसे प्रोपेगेंडा इनका वही है, ये नैरेटिव वही सेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि सारी पार्टियों को एक साथ क्रिटिसाइज करने का ये इस तरह का वाक्य देंगे तो शायद लोगों को दिमाग में हो जाएगा, लेकिन वो सही चीज फैक्ट जो है वो लोगों को तक नहीं पहुंचा पा रहे। कारण उसका ये है कि सारी पार्टियां क्यों लामबंद हुई है। आज लोकतंत्र खतरे में है, आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आज लोकतंत्र इस तरह से खतरे में है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनके माइक को म्यूट कर दिया जा रहा है, उसको सदन से षड्यंत्र के तहत जो है उनको सदस्यता उनकी छीन ली जाती है। तो उसमें सवाल देखिए, उसमें सवाल रत्नाकर जी, अगर ये चीजें आप कहते हैं ना तो वो चीजें होनी भी चाहिए। जब वो कह रहे हैं 45 मिनट तक हमने बोलने दिया, उससे ज्यादा ही बोलने दिया, उसके बाद भी आप कहें हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। नहीं, रविंद्र जी, मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं यहीं पे, पूछना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी जी सदन में जब गए, अंतिम बार जब सदन में गए, उस समय जैसे ही सदन में वो पहुंचते हैं, उस समय उनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई थी। जैसे ही सदन में पहुंचते हैं, महज 2 से 3 मिनट के अंदर जो है सदन को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, अश्विनी जी जवाब दीजिए। क्योंकि वो उनको मालूम था। पूरी बात कर लूं पूरी बात कर लूं जी, हाँ, पूरी बात कर लूं। स्थगित कर दिया जाता, क्योंकि उनको मालूम था कि राहुल गांधी जी जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर कि विदेशों में जा करके ये भारत देश की जो है गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, उसका जवाब वो सदन में देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सदन स्थगित किया और षड्यंत्र के तहत उनको किस तरह से उनकी सदस्यता दी गई ताकि वो जो है अपनी सफाई पे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रत्नाकर जी, जवाब ले लेते हैं। उसके पहले सदन कितना विरोधी दल के लोग चलने दे रहे थे ये भी देखा गया था कि कैसे कैसे क्या हुआ। और सदन तो आपने 7 दिन नहीं चलने दिया। नहीं, हमने 7 दिन नहीं चले, उसके दो सत्र पहले तक देखिए ना रत्नाकर जी, किसने नहीं चलने दिया। मैं तो एक सत्र की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 सत्र पहले की बात कर रहा हूँ। आप जवाब ले लीजिए, आज तक इतिहास में ऐसा हुआ है। आप जवाब ले लीजिए रत्नाकर भाई, इतिहास में नहीं हुआ है तो भाई इतिहास में तो अश्विनी जी की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो स्वीकार कर लेते हैं कि 7 दिन उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। आप भी स्वीकार कीजिए। 2-3 बातें रविंद्र जी। अभी स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि सारे लोग एक हो गए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ईडी सीबीआई की वजह से सारे लोग एक हो गए, सारे मौसेरे भाई एक हो गए। फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में सब लोग गए थे। 113 करोड़ का खेल घोटाला चल रहा है जिसमें 11-12 करोड़ की संपत्ति अटैच है। अखिलेश यादव के खिलाफ जांच चल रही है, केसीआर भगवंत मान के खिलाफ जांच चल रही है, तेजस्वी यादव जमीन के बदले, ये सारे लोग गए थे, ये सारे लोग एक हुए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी क्या है कि और दूसरा इनको एक और दे देता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी रत्नाकर भाई 50% की राजनीति लगभग करते हैं हम लोग, हमको लक्ष्य दिया जाता है 50% की राजनीति का। त्रिपाठी जी कह रहे थे कि सारे लोग जो है हम लोग 37%, 38% और 62% और 68% हम लोग मिलकर हरा देंगे। एक उदाहरण दे दीजिए, आजादी के बाद से कांग्रेस की सत्ता रही हो और भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, ये हमेशा 40% से नीचे ये लोग रहे हैं। हम लोग जो है गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ 50% से ऊपर है त्रिपाठी जी। हाँ, लेकिन आपको भी दम्भ नहीं करना चाहिए। अगर इससे पिछले चुनाव की हम बात करें ना, रत्नाकर जी एक मिनट, अगर इससे उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, मैं और बता रहा हूँ। लेकिन अश्विनी जी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कितने सांसद हैं आपके कितने 11 राज्यों में आपके कोई सांसद है नहीं भाई, 0। आपके 11 राज्यों में कोई नहीं है। आप उत्तर भारत के राज्यों पे निर्भर है और इस बार
उत्तर आप तो भारत पूरे में देश पर आपको 50 नहीं करारा पहुंचे जवाब भाई। मिलेगा, इसीलिए आप तो- आप लोग तिलमिला गए। अरे विपक्षी देखिए, एकता ठीक जो है। है ज्यादा रत्नाकर भाई, से मैंने एक बीच में मिनट। नहीं ज्यादा से बोला। ज्यादा उत्तर ठीक है। भारत रविंद्र में जी, अब मैं देखने बीच को में मिला है। बोलूं ठीक तो है, ज्यादा बढ़िया है। रत्नाकर जी एक मिनट। नहीं नहीं, जी, अब जी, अब रत्नाकर मैं जी। बीच में बोलता नहीं, हूँ। नहीं, पहली बार बोलिए, चाय वाला बोलिए, कहा बोलिए। गया नहीं, तो चंचल 283, चंचल जी कुछ चौकीदार कह कहा रहे हैं। गया 330, अश्विनी जी, और एक अब मिनट। कहा गया, कहा गया कब्र खुदेगी तो 400 पार होगा, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अश्विनी। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, रत्नाकर जी मेरे बीच में नहीं बोलते, लेकिन आज जो है ये कुछ दुखी है, इसलिए बीच में बोल रहे हैं। तो आज क्षमा, अगली बार अगर कोई बोलेगा तो डिबेट में किसी को नहीं बोलने दूंगा। अच्छा, क्योंकि ठीक है। आधे घंटे डिबेट ठीक अभी है, बची है। चंचल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, चंचल जी। अश्विनी जी का अहंकार हम लोग के लिए अच्छा है। जो अहंकार 400 वाला है, ये हम लोग के लिए अच्छा है। नहीं, आज सवाल ये है, ये बता रहे थे कि सबका अहंकार दिख रहा है चंचल जी, सबका अहंकार दिखा है इस बार। हाँ, चाचा जी को आगे नहीं निकलने दिया अखिलेश जी ने, वहां भी अहंकार दिखा। आज नहीं ये दिखाया जाता है कि मोदी जी को हराने के लिए सब एक हो रहे हैं। हाँ। 36 पार्टियों को तकरीबन गठबंधन है। हाँ। तकरीबन से कुछ 36 पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके आप एक आप देखिए 3-3, 4-4 दलों से गठबंधन इनके। लेकिन ये ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि हम बस एक हैं और सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये तो राजनीति है ना, और उसमें इनके कामयाब आप होते हैं इतने वो। भ्रष्टाचारी हैं, आप नहीं कामयाब हो पा रहे हैं। इतने भ्रष्टाचारी हैं वो। अगर ये भ्रष्टाचार का पहले आरोप लगाते हैं, उसके बाद इनकी पार्टी में आ जाते हैं, तो न जाने कौन सा गंगा जल, न जाने कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं। शायद अश्विनी जी बता पाए हम लोग चैनल के माध्यम से। हम लोग भी शायद ऐसा प्रयोग करें कि भाई जो आप यूज करते हो हम लोग को भी बता दें। नहीं, आपके पास एक अच्छा दूसरी मौका चीज़ ये है- था कि कांग्रेस के जो वोट बैंक था उसको आप अपने फेवर में ला सकते थे, लेकिन कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक था वो आपके पास नहीं आया, वो बीजेपी में चला गया। देखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप अगर आज के समय में उत्तर प्रदेश का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देता है कि हत्या, पूरे सारे के सारे पेपर हत्या बलात्कार के दर्शन दिखाई देते हैं आपको। और हमारे मुख्यमंत्री जी कितना झूठ बोलते हैं, वो कह रहे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अरे एनसीआरबी का डेटा उठा के देखेंगे, 17 से लेकर 21 तक का डेटा आपके सामने होगा, और वो डेटा हम लोग नहीं बनाए, पाक गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। उस डेटा में देख लीजिए तकरीबन 34-35 हजार दंगे हुए। मैं इंटूडेट एकदम स्पीकर नहीं, मेरे ख्याल 35 से 40 दंगे। और आप वो भी देखिए, यहाँ केवल झूठ बोलने का प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ तो बात मॉडल की चल रही है ना, बात करें यहाँ तो बात मॉडल की हो रही है ना चंचल जी। किसी प्रदेश को मिलती है, उत्तर प्रदेश को मिलती है। देखिए, ये सब बातें आप खूब अगर कर देखें, लीजिए, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश ये नंबर सब वन है। बातें चंचल जी खूब कर लीजिए। यहाँ बात होती है मॉडल की, आप विकास के मॉडल की बात कर ले। वो कह रहे हैं कि विपक्षी एकता का मॉडल क्या है। ठीक, मैं ये बात कर रहा हूँ। हाँ। अब आप देखिए, अगर आप देखें, अभी हमारे ठाकर भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जो पार्टियां हैं, अभी देखिए इन्होंने कौन कौन सी पार्टियों को धोखा नहीं किया। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ उन्होंने क्या किया, और शिवसेना के साथ 2 साल में कर दिया। जिस शिवसेना ने इनको तो यही बात तो वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर बढ़ाया, आज उन्होंने क्या हासिल किया? चंचल जी एक लेकिन मिनट, फिर भी चंचल जनता जी, वहाँ से बदला लेगी। चंचल जनता बदला लेने जा रही है, चंचल जी इमोशनल सवाल सेंटिमेंट सुन लीजिए। बहुत बड़े चंचल हैं। जी सवाल सुन सेम लीजिए। वही कहानी आपके चंचल जी बिहार एक के मिनट, अंदर आवाज हुई आ रही है आप तक? आप देखिए, चंचल जी आवाज आ रही है? कहाँ मिला? चंचल जी जी, आवाज आ बोलिए। रही है? हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम एकता की बात करते हैं ना, आप तो दलों के साथ आए, बीएसपी क्यों नहीं आ रही आपके साथ? देखिए, बीएसपी क्यों नहीं आ रही? बीएसपी का अश्विनी वजह जी क्या आ है? रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है। जी, बीएसपी का बचा भी कुछ नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी के बीच ही शुरू अभी नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। आपने देखा होगा भारतीय बीएसपी के सारे टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बांटे हैं। वो सब है, वो उसकी बात ना करिए आप। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप ऐसा कहते हैं तब भी आपको नुकसान हो रहा है। सुनिए, ये सीधा इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा देश है, देश रहेगा तभी सारी चीजें रहेंगी। अभी बड़े भाई रत्नाकर जी ने बहुत अच्छी बात कही, ठीक है। भाई लोकतंत्र बचाना है। यहाँ अभी सबका पर्सनल ईगो किसी का नहीं है। यहाँ पहले देश लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा, तभी सारी बातें हो पाएंगी। आप मुझे बताइए, जो हमारी नॉर्दर्न कंपनियां थी सारी की सारी बेचे रहे। अभी जो बातें बड़े बड़े वादे करके जनता के बीच ठीक में है आए, एक भी वादे चंचल के जी, ऊपर ठीक है। बात नहीं के त्रिपाठी जी, अभी के त्रिपाठी, ठीक है चंचल जी एक मिनट, के अंदर 3 लाख नौकरियां कम कर दी गई। चंचल जी एक मिनट। रोजगार का हाल आप के देखिए। त्रिपाठी जी, आज नौजवान के त्रिपाठी जी, विपक्षी जो है, एकता अभी तो हम सबको सुन ही रहे हैं। चंचल जी एक मिनट, चंचल जी एक मिनट, जब थोड़ा सा रोका करें तो प्लीज रुक जाया करिए, क्योंकि बाकी लोगों को समझ आवाज नहीं आपकी बहुत देर में आ रही मेरे पास। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। के त्रिपाठी जी, क्या विपक्षी एकता भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जाने वाले आरोपों से तय होगी? विपक्षी एकता का अपना भी एक सूत्र, एक मंत्र होगा, कोई नहीं होगा? या आप सिर्फ यही कहते रहेंगे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, वो लोकतंत्र खतरे में है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं?
वो आप कह रहे हैं वो नैरेटिव सेट कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो सक्सेस हैं। आपके जी सुमित जी, जब ये बात आ रही है, चेहरे की तो हम बात बाद में करेंगे, लेकिन विचारधाराओं की लड़ाई की भी अक्सर बात कही जा रही है, और विचारधाराएं सबके अलग अलग हैं। दो विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है। बहुत सारे लोकल मुद्दे हैं, वो भी किनारे कर दिए गए हैं। अब जो लड़ाई है वो किस चीज के बीच में है? राष्ट्रवाद वर्सेस देशद्रोह, या फिर ईमानदारी वर्सेस बेईमानी? नहीं रविंद्र भाई, देखिए जिस तरीके से आज हालात पैदा करे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर 2014 के बाद से, आप देखिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने कहा महंगाई हम करेंगे, महंगाई उन्होंने कंट्रोल नहीं करी है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और रोजगार देने की बात नहीं, नौकरियां हैं नहीं, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी थी, इन्होंने वो नहीं करी है। तो झूठे जुमलों की सरकार कब तक हम लोग सहन करेंगे, कब तक क्या करेंगे? 350 रुपए से सिलेंडर से कितना 1150 रुपए की हो जाती है, कोई कुछ नहीं कहता है। 70 रुपए जो यूपीए गवर्नमेंट ने 70 रुपए का जब पेट्रोल बिक रहा था, तो इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। आज 102 रुपए 103 रुपए हो रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि आप आंदोलन करेंगे, हम आपको उठा के अंदर कर देंगे। तो आज हम लोगों को एक ऐसी सरकार चाहिए जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम करे, हर व्यक्ति के लिए आजादी मिल पाए। आजादी कहाँ है? कोई किसी को बोलने नहीं दिया जाता, कोई मीडिया वाला सवाल उठाता तो उसके यहाँ सीबीआई पहुंचा देते, उनसे कहते हैं आप चैनल पे मत दिखाइए। कोई आम जनता अगर बात इस किसी को उठाती है तो ये कहते हैं सीबीआई पहुंचा देंगे। कब तक चलेगा भाई? तो इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? हर चीज के ऊपर आप सीबीआई इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? आज रविंद्र भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि इस जनता ने इनके ऊपर विश्वास करा कि हम आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। आज अच्छे दिन कहाँ हैं? अरे भाई हमारे अच्छे दिन हमारे नहीं चाहिए, हमारे जो पहले पुराने दिन थे हमें वही वापस कर दो। नहीं, लेकिन जनता ने तो आपको भी मौका दिया ना। आपके यहाँ जो लोग थे, आप कह रहे हैं कि उन पे तमाम तरह के केसेस चल रहे हैं, जांच एजेंसियां उन पर जांच कर रही हैं, तमाम मुद्दे उनके ऊपर हावी हैं। तो ऐसे नेताओं को जगह क्यों दल में दी जाती है जो या तो माफिया होते हैं या किसी न किसी काले धंधे को लेकर लिप्त होते हैं? इस तरह की चीजें क्यों, या भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं? ऐसे नेताओं की जगह क्यों? रविंद्र भाई बिल्कुल मैं मानता हूँ जिन आरोप से नेता घिरे हुए होते हैं, तो खुद चाह रहे हैं कि एक ऐसा कानून आए कि किसी भी दल का कोई सा भी नेता हो, आरोप है, चाहे हिस्ट्री शीटर हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर उसे पाबंदी लगा दी जाए। बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाए, नहीं कि केवल एक विपक्ष के नेताओं के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। आज आप देखिए सारी चीजें विपक्ष के नेताओं के ऊपर हो रही है। सीबीआई भेजी जा रही है विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है, सड़क पे आंदोलन नहीं कर सकते। क्यों भाई? एक तानाशाह चल रहा है। इस तानाशाह के खिलाफ सारा विपक्ष एक वोट करके लाख बंद होकर के इस बार 2014 से चुनाव लड़ेगा। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद हम अश्विनी जी से हम जवाब लेंगे। मॉडल क्या होगा, फिर से हम पूछना चाहते हैं विपक्षी दलों का। देश के लिए एक मॉडल की बात कही गई है ना, तो क्या मॉडल होगा सुमित जी? जी रविंद्र भाई देखिए, विपक्षी मॉडल होगा। एक नेता को चुना जाएगा, अच्छे नेता को चुना जाएगा जो सबको साथ में लेकर के चले। और मॉडल नहीं है ना आपके पास? मॉडल नहीं है। चलिए अश्विनी जी, वो कह रहे हैं कि ऐसे बड़े मुद्दे जिस पर आप लोग आंख बंद करके बैठे हैं, आपको सुनाई देना बंद हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी की बात कही। अब महंगाई अगर बढ़ रही है और बयान ये आए कि साहब ऐसी चीजें नहीं हुई हैं, जैसे रुपए की अगर हम बात कर लें तो डॉलर बढ़ गया है, रुपया कम नहीं हुआ, मैं तो प्याज खाता ही नहीं या खाती ही नहीं, इस तरह के बयान क्या जिम्मेदारी भरे बयान माने जाने चाहिए? और ये जनता को राहत देंगे ऐसे समय में, जब एक ऐसा दौर चल रहा है जब कोई जनता जो आपसे उचित जवाब चाहती है? ठीक है क्या? वो कह रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर घेरेंगे आपको। रविंद्र जी देखिए, ये आप ये बता दीजिए, आप सामने बैठे हैं, सारे विरोधी दल के लोग बैठे हुए हैं, जितने मुद्दे सुमित जी ने गिनाए हैं, इन मुद्दों पर हमको एक या दो बड़े आंदोलन बता दीजिए कि इन सब लोगों ने मिलकर किया हो या अलग अलग किया हो। ये सिर्फ टेलीविजन चैनल पर बैठकर बात करते हैं, अखबारों को बयान देते हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है। महंगाई दर किसी को पता है कि आज का क्या है? इस समय 1.34% की महंगाई दर चल रही है। होलसेल उसका देख के चलिए तो मतलब हम ये मान लें कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। मैं बताने जा रहा हूँ। नहीं बढ़े। रविंद्र जी सुन लीजिए, पेट्रोल रुपया कमजोर सुन लीजिए चंचल जी, सुन लीजिए, अश्विनी जवाब दे रहे हैं। हाँ,
चंचल जी, पेट में दर्द क्यों होता है? सुनिए ना, कभी आंदोलन किया है क्या आप लोगों ने? बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन किया हो आपने? नहीं किया। नहीं, आपने नहीं किया है ना, हमने किया है। जब विपक्ष में थे हम आंदोलन करते थे। यहाँ हम लोग का नहीं रहा है। 40 रुपए सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अरे वो तो दिखाई दिया था, 400 सीट आप मांग रहे थे ना, 400 सीट यूपी में लेके जनता ने भगा दिया। चंचल जी एक मिनट, चंचल जी क्या जवाब देते हैं? कहते हैं हमने हर घर में रविंद्र जी चर्चा करा लीजिए, चंचल जी, चंचल जी, ठीक है, चंचल अश्विनी जी, अश्विनी जी, ठीक है, ठीक है, चंचल जी एक मिनट, चंचल जी एक मिनट, चंचल जी, अश्विनी जी, आपने चूंकि आंदोलन की बात करी, तो जब किसानों ने आंदोलन किया था तो क्या हुआ था? खालिस्तानी और फिर जिस तरह से उनके साथ जो सलूक हुआ, कितने किसान मारे गए, तो ये आंदोलन का हश्र क्या हुआ था? और विपक्षी दल कह रहे हैं कि जब हम आंदोलन करते हैं तो आप जांच एजेंसी बैठा देते हैं, आप जेल में भिजवा देते हैं। रविंद्र जी, आप तो प्रबुद्ध प्रस्तोता हैं, अच्छे एंकर, मैं मानता हूं आपको। किसने कहा था खालिस्तानी? पहला नारा लगाया था, जरा आपको अगर याद ना हो तो मैं कहिए तो याद दिलाऊं। कौन बिट्टू सांसद किस पार्टी के थे? भारतीय जनता पार्टी के थे। खालिस्तानी जिसने कहा था, आतंकवादी जिसने कहा था, वो कौन था? अरे आपके कई सारे मंत्रियों के बयान आए थे। अरे भाई, क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई आप? चंचल जी रुक जाइए, बोल लेने दीजिए। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? नहीं, सामने किसी दिन आ जाइए स्टूडियो में। नहीं, आवाज से चिल्लाता हूं, दूर बैठकर बीच में बोलते हैं। जब तथ्य नहीं है तो मत बोला करो भाई। चंचल जी बोलने दीजिए। तथ्य नहीं है तो मत बोला करो, कुतर्क मत किया करो, कुतर्क मत किया करो। सपा के गुंडे, पार्टी के गुंडे लोग यहाँ पर आके कुतर्क मत करे। मैं जवाब देना आता है मुझे भी। गुंडे पार्टी का शांति से सुनिए, मैं सुन रहा हूँ, शांति से सुनो। सबसे ज्यादा मुकदमे किसने वापस लिए हैं? किससे ज्यादा मुकदमे थे? शांति से सुनो, पहले बात सुनो शांति से। चंचल जी, अश्विनी जी, एक मिनट, कुछ अश्विनी जी, अश्विनी जी, चंचल जी, चंचल जी, चंचल जी, ठीक है, रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है चंचल जी, रत्नाकर जी कुछ कहना। चंचल जी एक मिनट, समय कम बचा हमारे पास, समय कम बचा है। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, ठीक है, अश्विनी जी एक मिनट, अश्विनी जी एक मिनट, अश्विनी जी, चंचल जी एक मिनट, ठीक है, ठीक है, चंचल जी, चंचल जी, चंचल जी ऑडियो डाउन करवा देंगे। चंचल जी एक मिनट, अश्विनी ठीक है, अश्विनी जी, अश्विनी जी, रत्नाकर जी अपनी बात करें, ठीक है, रत्नाकर जी अपनी बात करें। अश्विनी भाई बहुत शांतिप्रिय आदमी है, अश्विनी भाई जी, शांति शांति। हाँ बोलिए। देखिए अभी मेरे मित्र जो है अश्विनी भाई एक चीज कह रहे थे, अरविंद जी, कि इन्होंने आंदोलन किए, बहुत सारे आंदोलन किए। मुझे सडनली याद आ गया कि हाँ जरूर आंदोलन किए थे। स्मृति ईरानी में भी सड़कों पे आंदोलन किए थे। 50 रुपया जब सिलेंडर के दाम बढ़ गए थे तो किस तरह से इन्होंने आंदोलन किया था वो भी याद है। अब ये आंदोलन जो है भूल गया इनको, और आज गैस सिलेंडर के दाम जो है 400 से 1200 हो गया है। वो आंदोलन ये भूल चुके हैं कि किस लिए आंदोलन किए थे, और अब उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। और आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं? हम तो कम कर दिए, हम तो 500 रुपए दे रहे हैं भाई, राजस्थान में भी दे रहे हैं हम लोग 500 रुपए। एक अप्रैल से बड़े मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। दूसरी चीज रविंद्र जी, ये आपने कहा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व वाली पार्टी जो है ना, ये राष्ट्रवाद, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये छद्म राष्ट्रवादी पार्टी है। किस तरह से छद्म राष्ट्रवादी पार्टी है मैं आपको बताना चाहता हूं। 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, बस एक ही स्टेटमेंट करूंगा। देखिए अगर ये राष्ट्रवादी पार्टी होती तो लोकतंत्र की हत्या नहीं करती और संविधानिक जो चीजें हैं, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाती। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी की है। मैं आपको याद दिला देता हूं, महाराष्ट्र में जब यहाँ की सरकार गई थी तो राज्यपाल के ऊपर टीका टिप्पणी किए थे कि अगर राज्यपाल चाहते तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं पैदा होती और जो है सरकार को बचाया जा सकता था। तो क्या मंशा थी राज्यपाल की, मंशा क्या थी और किस तरह से? अश्विनी जी, ये सब चीजें जो होती है ना, 1 सेकंड 10 सेकंड दूसरा टिप्पणी उन्होंने किया था कि उन्होंने चुनाव आयुक्त के बारे में टिप्पणी किया था। आपको भी पता है कि चुनाव जब आयोग जो है डेट अनाउंस करने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा डेट है भाई, चुनाव होने वाला है। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट टीका टिप्पणी की।
कई सारे न्यायिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के टीका टिप्पणी होने के बावजूद, लेकिन आप ये देखिए ना, आप कोर्ट ने आपको लेकर भी, आपके बड़े नेता को लेकर भी कार्रवाई की। अश्विनी जल्दी जवाब दीजिए, ठीक है, जल्दी जवाब ले लें, ठीक है। अभी देखिए, चलिए संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा, संक्षेप में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया क्या नहीं किया हम लोगों के लिए, लेकिन आप लोग तो भ्रष्टाचार के लिए गए थे और वहां से भगाए गए, डांट पड़ी। और क्या ये युति बन रही है कि भ्रष्टाचार जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, आपकी सरकार आ जाएगी, आप लोग बंद करा देंगे? नहीं, सवाल तो ये है ना, वो कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार करते हैं, वो कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। चेहरों को लेकर बात बन नहीं पा रही है, चेहरों को लेकर बात बन नहीं पा रही है, मुद्दा तय नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कैसे आप एकता लाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि तमाम तरह के आप प्रयास जरूर करें, लेकिन उन प्रयासों के बीच में अगर आपके रास्ते अलग अलग हों, मंजिल भले ही एक हो, रास्ते अलग अलग हों और आप अपने अपने रास्तों पर चलेंगे, तो फिर विपक्षी एकता किस बात की। हर कोई चाहता है कि हम अपनी मशाल लेकर आगे बढ़ें। केजरीवाल अलग चल रहे हैं, ममता बनर्जी अलग चल रही थी। हालांकि अब देखना यह है कि ये जो एकता के प्रयास नीतीश कुमार के जरिए किए जा रहे हैं, ये कितना रंग लाएंगे, क्या वास्तविक रूप से उस चेहरे को चुनौती दे पाएंगे जिसको लेकर ये तमाम तरह की बातें कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों के दम पर विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं विपक्षी एकता का आने वाले समय में क्या हाल होता है, नीतीश के दांव कितना सफल होते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।